गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो पिछले क्लास में जो जितने भी हम ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के टॉपिक देख चुके थे उससे आगे की क्लास करेंगे। जिससे पहले हम एक थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देते हैं कि इस क्लास में कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे और क्या क्या पढ़े जाएंगे, क्या नहीं पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी है कि यहाँ प्राकृतिक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तन के दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास के प्रकार देखेंगे, फिर क्या होते हैं उत्प्रवास, प्रवास, ये सभी के बारे में इस क्लास में एकदम डिटेल से समझे। क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जनसंख्या परिवर्तन के दर के बारे में, घटक के बारे में लिखने के लिए आपको देते हैं, जो कि 3 नंबर का होता है। यहाँ पे एक 3 नंबर के आपके टॉपिक देखने को मिलेंगे और यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, यदि हम बोल सकते हैं जन्म दर क्या है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक विधि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में कि जन्म दर हमारा 100 है, मृत्यु दर 50 है, तो भी हमारा जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, 50। तो इसका दोनों का डिफरेंट कितना है, अंतर क्या है, तो 50 है, तो भी जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में होना चाहिए। अब देखते हैं हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आपको जब भी कहा जाए आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। कौन से, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में ऊपर वाला, और जनसंख्या की यदि वास्तविक वृद्धि क्वेश्चन पूछा जाए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखने के लिए बोले जाते हैं कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होते क्या है। तो आप इसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे होते, देखिए यहाँ कितना है, 100 है, यहाँ कितना है, 50, यहाँ हम लिख देते हैं 60, यहाँ लिख देते हैं 30। जन्म का मतलब सभी को समझते हैं, मृत्यु का मतलब सभी को जानते हैं, अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे स्थान से हमारे स्थान पर आ जाए तो इसे हम अप्रवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहाँ अभी बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ कोई दूसरे स्थान से आपके जगह कोई व्यक्ति आ गया तो वो अप्रवास हो गया आपके लिए। और आप पढ़ रहे हैं वहाँ से उठ के आप कहीं दूसरे जगह चल गए तो आप हो गए उत्प्रवास, और वापस आ गए तो अप्रवास। समझ में आ गया। तो यही हम जानते हैं कि इसी को हम अप्रवास और उत्प्रवास कहते हैं। तो हमारे पास कितना है, तो इसमें कितना बचा, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 50, 50 प्लस का चिन्ह है प्लस, 30 60 कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 80। तो यही हो गया हमारे जनसंख्या परिवर्तन के वास्तविक दर। क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। तो इसी को याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं कि वास्तविक वृद्धि को वर्णन करे, 1 नंबर में दे दिए जाते हैं। और इस बार का तो जो पैटर्न है वो आपका सीबीएसई पैटर्न हो चुके हैं। यदि कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स उठे और अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ये दोनों से नहीं, लेकिन ये होते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जो कि आपका टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। हम देखेंगे पहले जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये दोनों वृद्धि के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। किसी भी क्षेत्र में यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे हम जनसंख्या परिवर्तन के धनात्मक वृद्धि कहते हैं, किसी भी क्षेत्र के। दो में समय अंतरा का, जैसे कि जन्म दर हमारा कितना है, 70 है, मृत्यु दर कितना है, 30 है, माइनस है तो भी हमारे पास जन्म दर कितना बचा, ये दोनों का डिफरेंट 40। तो हमारे पास जन्म दर अधिक है जबकि मृत्यु दर कम है, यहाँ पे कम है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का धनात्मक वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ऋणात्मक वृद्धि क्या होते हैं। यहाँ पे आपको ऋणात्मक वृद्धि दिया गया, तो ऋणात्मक जैसे इसको ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे जन्म दर कम होंगे, जन्म दर माइनस मृत्यु दर।
तो यहाँ पे जन्म दर कम होंगे और मृत्यु दर अधिक होगा। किसी भी स्थान का अगर यदि जन्म दर कम होते हैं और मृत्यु दर अधिक होते हैं तो उसे हम जनसंख्या परिवर्तन के ऋणात्मक विधि कहते हैं। ऋणात्मक कब आएंगे? जब व्यक्ति मरेंगे, और धनात्मक पॉजिटिव कब होंगे? जब व्यक्ति जिएंगे। ठीक है, तो यही हम इसे कहते हैं कि जनसंख्या के धनात्मक विधि, एक होता है ऋणात्मक विधि। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, कौन सा? VVI क्वेश्चन में कौन सा आते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। यहाँ पे देखते हैं VVI क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 नंबर में दिए जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आपको लिखना है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास दर। तो यही है, जनसंख्या के 3 घटक होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। पहला होता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। आप समझिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक के कारण ही किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या या तो बढ़ जाती है या तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घट जाती है। तो या किसी भी प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाएगी या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घट जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहा जाता है, या तो फिर हम तत्व कह सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जन्म दर क्या होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के पहले घटक है जन्म दर। पहला घटक कौन सा है? जन्म दर। पहला घटक में कौन सा है? जन्म दर। ये क्या हो रहा है यार? पहले घटक में कौन सा है? जन्म दर। जनसंख्या परिवर्तन के पहले घटक में हम देखते हैं कि जन्म दर क्या होते हैं? तो प्रति वर्ष एक साल में कितने? एक वर्ष में टोटल 1000 बच्चा जन्म लेते हैं। तो एक वर्ष के अंतराल में 1000 जन्म लिए बच्चों में से कितने बच्चे जीवित बचे, उन्हीं को हम कहते हैं जन्म दर। एक वर्ष में टोटल कितने चाइल्ड हुए? 1000 में से कितने बच्चे जीवित बचे? क्या 1000 के 1000 जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, कोई ना कोई तो मरेगा। किसी के वजन कम होते हैं, किसी को कोई बीमारियां होती है, तो कोई मतलब गर्भावस्था में मर जाता है। तो मरने के बाद हम देखते हैं कि टोटल जनसंख्या मेरे पास 700 बचे। 700 भी बच्चे ऐसे हैं जो कि जीवित बचे, इसी को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। तो आप डिफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि जन्म दर आखिर होता क्या है। तो प्रति वर्ष 1000 जन्म लिए बच्चों में से जीवित बच्चों की संख्या को ही हम जन्म दर कहा जाता है। यहाँ आप जन्म दर के बाद डिफिनेशन जो लिखा गया है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है आपका। यदि यहाँ पे देखिएगा जो हम डिफिनेशन बताए हैं उसे आप लिख सकते हैं। ये वाला डिफिनेशन आप गलत है, इसे मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, हम देखते हैं मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन के पहला घटक में जन्म दर देख चुके हैं, अब हम देखेंगे मृत्यु दर। दूसरा घटक कौन सा है? मृत्यु दर। यहाँ पे आखिर मृत्यु दर क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ष यानी कि हर एक वर्ष, प्रति वर्ष 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से कितने बच्चे मरे, उसे ही हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीवित बचे, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवित, उसे क्या? जन्म दर। यदि 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे मर गए, उसी को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। मान के चलिए 1000 में 300 मर गए। हम दोनों को एक ही साथ समझा देते और एक बार। यह हो गया जन्म दर, यह हो गया जन्म दर, और नीचे हो गया हमारा मृत्यु दर। तो एक वर्ष के बाद है, तो एक वर्ष में टोटल कितने? 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। 1000 बच्चे में से कितने मर गए? तो मर गए कितना? 1000 बच्चे में से 300 मान के चलिए मर गए। 300 मर गए और 700 जीवित हुए। तो ये 700 बच्चा जो है वो जन्म दर कहलाएगा, और ये 300 बच्चा जो मरे हुए हैं वो हमारा मृत्यु दर कहलाएगा। ठीक है, तो प्रति वर्ष में डिफिनेशन में लिखना है कि प्रत्येक वर्ष में 1000 जीवित लेने बच्चों में से कितने बच्चे मरे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मृत्यु दर, और कितने बच्चे जीवित बचे उन्हीं को कहेंगे हम जन्म दर। समझ में आ गया? तो ये दोनों, और लास्ट घटक जो होता है
जनसंख्या परिवर्तन का वो होता है। ये डिफिनेशन सही है मृत्यु दर का, लिख लीजिएगा। बस यहाँ पे आप बच्चे लिख लीजिएगा, यहाँ पे बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात। तो हम देखते हैं प्रवास दर, जनसंख्या परिवर्तन के तीसरा घटक प्रवास दर। प्रवास दर क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान चल जाता है, वो प्रवास दर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ से बैठ के आप कहीं भी दूसरे जगह चल गए, आप बेड़ो चल गए, कहीं भी चल गए, वगैरह वगैरह स्थान चल गए, तो हमारा क्या हो गया, आप प्रवास कर गए। आपका स्कूल है कहाँ पे? जहाँ पे भी है। आपका घर है ए, आपका घर है ए और स्कूल है बी। आप पढ़ रहे हैं घर में होम ट्यूशन, तो आप पढ़ने के बाद आप चले गए स्कूल, तो आप क्या कर गए? प्रवास कर गए। अर्थात अपने स्थान को छोड़ देना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ए आपका घर है, बी स्कूल है, आप अपने घर को छोड़ करके बी स्कूल पहुंच गए, तो आपका प्रवास हुआ। प्रवास भी बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि गांव से गांव होता है, एक होता है, हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख देते हैं कि विलेज, भी लिख दे रहे हैं, विलेज से विलेज, यानी कि गांव से, भी मतलब विलेज, भी मतलब विलेज, यानी गांव से गांव होता है प्रवास। या तो हम देखते हैं सी मतलब सिटी, सिटी मतलब शहर, सिटी शहर से शहर होता है। ये दो कंडीशन होता है, गांव से गांव होगा या तो शहर से शहर होगा, ये दो कंडीशन होंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा? विलेज से सिटी होगा, यानी कि गांव से व्यक्ति शहर जाएंगे, वो भी प्रवास आ जाएगा। और चौथा कंडीशन क्या होता है कि लोग शहर से गांव आएंगे, विलेज आएंगे, गांव से शहर से लोग गांव आएंगे, तो इस प्रकार से प्रवास होते हैं। तो प्रवास दर के मतलब एक ही स्थान नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, वही प्रवास नहीं कहलाता है। प्रवास के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि गांव से गांव करना, शहर से शहर करना, गांव से शहर की ओर जाना, शहर से गांव की ओर आना, तो ये हमारे प्रवास के ही हैं, जो कि आपके पूरे डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रवास को ही कहा जाता है उत्प्रवास, प्रवास को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास, उत्प्रवास, प्रवास को ही कहते हैं उत्प्रवास। इसी को कहते हैं उद्गम, इसी को कहते हैं उद्गम, ठीक है। ये दोनों आपको लिखना है। अप्रवास, अप्रवास, अप्रवास को ही कहते हैं हम गंतव्य, अप्रवास को ही हम गंतव्य, ठीक है। तो यही होता है प्रवास और अप्रवास में डिफरेंट। तो प्रवास और अप्रवास में डिफरेंट फिर से बता दे रहे एक बार। ए आपका घर, बी स्कूल, तो ए आपका घर, यहाँ से निकल गए तो ये हमारा हो गया प्रवास, यहाँ से निकल गए तो यहाँ हो गया हमारे लिए प्रवास। क्या हो गए? अपना घर से प्रवास। लेकिन जब आप स्कूल पहुँच गए तो यहाँ के लिए हो गया अप्रवास। तो जहाँ पहुँचते हैं वो अप्रवास होता है, जहाँ से हम निकलते हैं वो प्रवास होता है, उत्प्रवास होता है या तो उद्गम होता है, और जहाँ पहुँचते हैं वह अप्रवास या गंतव्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? याद है क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण भारत से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए अप्रवासी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो यही है, यही आपके सारे नोट दिए हुए हैं, जो कि आप लिख सकते हैं कि उद्गम क्या है, गंतव्य क्या है, प्रवास, अस्थायी प्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, अप्रवास क्या है, यही है। ये आपके थे प्रवास दर, जो कि जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक था। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः कितने घटक देख चुके हैं? तीन घटक थे, तीनों के बारे में देखें। एक होता है जन्म, दूसरा घटक हमारा मृत्यु, तीसरा घटक हमारा प्रवास। आपको इसे बार बार इसीलिए बता रहे क्योंकि ये टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट 3 नंबर में दे दिए जाएंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक के बारे में चर्चा करें। तो जनसंख्या परिवर्तन का 3 नंबर में दिए जाते हैं, और ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से लिख देना है, ताकि आपको नंबर, 1 नंबर के लिए आपको 1 टॉपिक लिखना है, 2 नंबर के लिए 2 टॉपिक लिखना है, और 3 नंबर के लिए 3 टॉपिक लिखना है। यदि आप जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही टॉपिक लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपके हो गए 3 नंबर के, जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आ गए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, ये VVI क्वेश्चन के अंतर्गत है।
ठीक है। ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के घटक आप VVI क्वेश्चन अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नोटबुक में आप VVI क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो कि 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये तीनों के बारे में। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक इसलिए इन तीनों को क्यों कहा जाता है पता? क्योंकि इन्हीं तीनों के कारण किसी भी स्थान की जनसंख्या या तो बढ़ जाएगी या तो फिर कम हो जाएगी। इसलिए इन तीनों को जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहा जाता है और इनसे क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ हो गया। अब हम देखते हैं प्रवास के प्रकार। तो प्रवास कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो प्रवास 2 प्रकार के होता है, एक होता है अंतर्देशीय प्रवास, एक होता है राष्ट्रीय प्रवास। तो अंतर्देशीय प्रवास, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कहते हैं, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कहते हैं, अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है या तो फिर अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है? जब हम भारत से कहाँ? USA गए, भारत से हम USA चले गए, तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या तो अंतर्देशीय प्रवास। ठीक है। लेकिन भारत का एक राज्य है MP, मध्य प्रदेश, MP और UP, हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चल गए, तो ये हमारा क्या हो गया? राष्ट्रीय प्रवास हो गया। यदि हम देश के आंतरिक हिस्से में या तो देश की सीमा के अंदर ही एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाते हैं, तो वह हमारा कहला जाता है राष्ट्रीय प्रवास। यदि हम अपने देश की सीमा को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, अपने देश से किसी दूसरे देश में चल जाते हैं, तो वह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तो अंतर्देशीय प्रवास। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, भूला आपको ध्यान, यही होते हैं प्रवास के प्रकार। हम देखेंगे ये प्रकार है, ठीक है, और यहाँ पे है कारक, प्रवास के कारक और वो प्रकार। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। प्रवास के कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। हम देखेंगे, ये भी आपके VVI क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ये तो प्रवास के प्रकार दिखा दे, ये आपके VVI क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। कौन से? ये आपके 3 नंबर में या तो 2 नंबर में, ये कंफर्म क्वेश्चन है। जितने भी VVI क्वेश्चन है आपको या तो 3 या तो 2 नंबर में दिए जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा कि हाँ, कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि PY को देखा जाता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं और कौन कौन से नहीं दोहराए जाए, इस आधार पर हम बताते हैं। और मैंने खुद ही इंटर के एग्जाम दिए हैं, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और बेसिकली इससे ज़्यादा नहीं। भले ही कुछ CBSE पैटर्न हो गए हों तो कोई अलग की बात है, लेकिन चैप्टर तो सेम है, तो यही सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि प्रवास के कारक जो होते हैं 2, एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, वैसे चीज को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप गांव में रहते हैं, कोई डाउट है? नहीं डाउट है। हम आपसे पूछते हैं क्या आपके गांव में अच्छा चिकित्सा है? नहीं है बोलिएगा। अच्छा शिक्षा मिलती है? आप बोलिएगा नहीं है, शहर जाना पड़ जाता है। अच्छा क्या रोजगार के अवसर हैं? नहीं है। क्या बड़े बड़े उद्योग हैं? नहीं है। ये सारी चीज़ नहीं है आपके गांव में। तो क्या ये चारों तत्व आपको छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे, तो ये आपका प्रतिकर्ष कारक हो गया। जैसे कि रोजगार 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 हो गया पहला। दूसरा हो गया शिक्षा शिक्षा। तीसरा होगा चिकित्सा चिकित्सा। हम चौथा बोल सकते हैं विवाह विवाह भी होते हैं, क्योंकि लड़कियों का अस्थायी घर नहीं होता है, उन्हें शादी होकर के कहीं दूसरे स्थान पर चला जाना होता है। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, पर्यटन 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 स्थल आप बोल सकते हैं, परिवहन,
परिवहन बोल सकते हैं। ये सारे जो कारक है इसी को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इन चीज का हमें अभाव होता है तो हम अपने ही स्थान को छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गांव में पढ़ रहे हैं, आपको शिक्षा की आवश्यकता है, तो आप गांव में रहेंगे नहीं, रहेंगे ना, आप रांची आ जाइएगा। तो उस समय आप क्या करेंगे, अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आ गए। किस कारण से? शिक्षा के कारण से, शिक्षा पाने के लिए। तो आप कौन सा कारक हो गया? प्रतिकर्ष कारक हो गया। क्वेश्चन में दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एक किन्हीं एक प्रतिकर्ष कारक का वर्णन करें, 1 नंबर में लिखने के लिए दे दिया जाएगा। ये तो आपको याद रखना है कि प्रतिकर्ष कारक या तो वो राजनीतिक उपद्रव हो सकते हैं, प्रतिकूल जलवायु हो सकते हैं, प्राकृतिक विपदाएं हो सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक उपद्रव, मारपीट, आंतरिक राजनीतिक उपद्रव यानी कि मारपीट, गुस्सा, हिंसक झगड़ा, लड़ाई झगड़े या राजनीतिक उपद्रव हो गया। प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु का मतलब क्या हो गया? चक्रवात आ जाना, तूफान आ जाना, ये सब प्रतिकूल जलवायु है, उसके कारण हो गया। प्राकृतिक विपदा, प्राकृतिक विपदा का मतलब बाढ़ का आ जाना। आपदा प्रबंधन का नाम सुने हैं? आपदा प्रबंधन, चक्रवात का आ जाना, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा। बीमारियां, महामारियां हो गए। सामाजिक आर्थिक बिछड़ापन, यानी हमारे पास पैसा नहीं है या तो हम समाज में क्या है, एक तरह से सामाजिक बिछड़ापन है, आर्थिक बिछड़ापन है। तो ये सारे कारण जो होते हैं वो हमें अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, हम और दूसरे जगह हम जाके बस जाते हैं। और ये सारे कारण, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष मतलब अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं अब अपकर्ष कारक। ये होते हैं अपकर्ष कारक। ठीक है, अपकर्ष कारक के नीचे डिफिनेशन है, ये है अपकर्ष कारक के डिफिनेशन, आप लिख सकते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक तो हो गए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा हो गया, फिर हमारा विवाह हो गया, रोजगार हो गए। इन कारणों से हम अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान चल जाते हैं, वो प्रतिकर्ष हो गया। लेकिन जिस स्थान पर पहुंचे वो तो अपकर्ष हो गए। नहीं समझ में आएगा? हम समझाते हैं। मान के चलिए रांची, ये है आपके रांची, रांची, और ये है आपका गांव। गांव का कोई भी गांव का नाम ले, इसी के लिए नहीं ले रहे हैं गांव का नाम, सीधे गांव लिख दे रहे हैं। और ये है रांची। रांची में शिक्षा अच्छा मिलती है, शिक्षा अच्छा मिलता है, चिकित्सा अच्छा मिलता है, चिकित्सा अच्छा मिलता है, चिकित्सा अच्छा मिलता है। एक तो विवाह होके यहाँ आ गए, रोजगार अच्छा है, रोजगार मिलेगा, पर्यटन स्थल भी है भाई, पर्यटन भी बोल सकते हैं। तो गांव के जो लोग हैं अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? तो यहाँ अपने स्थान को छोड़े तो यह हमारा प्रतिकर्ष कारक हो गया। अपने स्थान को छोड़ दिए तो यह हमारा प्रतिकर्ष कारक हो गया। लेकिन इन्हीं कारणों के कारण ये इन सभी के लिए यहाँ आए, ये हो गया अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, इसी को हम क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक। अच्छा से, अपकर्ष, इसी को हम क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक। बात वही है, हम जहां पर छोड़े वो तो हमारा प्रतिकर्ष हो गया, लेकिन जिस चीज के लिए हम आए वो अपकर्ष कारक हो गया। हम इन्हीं चीजों के लिए तो हम यहाँ छोड़े थे। चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, रोजगार, पर्यटन के अभाव के कारण हम अपने गांव को छोड़ करके रांची आए। तो हम अपने गांव को छोड़ करके रांची आए तो वह हमारा प्रतिकर्ष कारक हो गया। लेकिन रांची आए तो वह हमारा अपकर्ष कारक हो गया। हम इन चीज़ों के लिए दौड़ते हुए आ गए, हमको अप घींच रहा है। देखें गोलमाल, गोपाल को घींच रहा है। तो रांची के जो ये सारे सुंदरता, ये सारे शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चिकित्सा व्यवस्था है, वो आदमी को घींच रहा है अपनी ओर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक कहते हैं। यदि हम इन चीज़ों के लिए किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वो प्रतिकर्ष हो जाता है, और इन्हीं चीज़ों के लिए किसी स्थान पर हम आते हैं रहन सहन खान पान के लिए तो हमारा अपकर्ष कारक हो गया। समझ में आ गया प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक? ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये प्रवास के कारक पूछे जाएंगे सीधे में। प्रवास के कितने कारक होते हैं? 1 नंबर में दे सकते हैं प्रवास के
कितने कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, कारक होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे। इस तरह से आप 2 लिख सकते हैं। प्रवास के 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष और अपकर्ष। यदि प्रकार बोल दे तो यहाँ पे ये भी 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ तक हो गया। टॉपिक कितना, बहुत लंबा टॉपिक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यह है आपका प्रतिकर्ष कारक, अच्छा से लिख लीजिए। ये है आपके अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक के डेफिनेशन ये हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम भी हो चुके हैं और नेक्स्ट क्लास भी लेना है आपके, तो फिर आप इसमें अगर आप जुड़े रहते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, तो आपको एक और सूचना दे दी जाती है। यहाँ पे हम अक्टूबर तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे। अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब आपको PYQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। PY क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी यहीं पे कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी यहीं पे कराए जाएंगे। यदि आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं अच्छा से, PYQ क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने के बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कि अच्छा नंबर मिलेगा, कैसे नहीं लिखा जाएगा, कि आपको किस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन को डिफेंड करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन को डिफेंड करना। इस तरह से आपको यही इस चैनल में पूरे डिटेल से बताए जाएंगे। यदि आपको मिस कर रहे हैं तो ये आपको मिस नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से समझना है। यदि आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।